हेलो दोस्तों, मैं अनुराग कुमार द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का ये क्लास जो है बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो स्टूडेंट अभी सेकेंड सेमेस्टर में है उन लोगों के लिए अभी ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्लास है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो भी सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सारे वीडियो को भी देखे हैं और बहुत सारे क्लास को भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो वहां जो सिलेबस बताया जाता है बिल्कुल ये सिलेबस हट करके बताया जाएगा, एक नए अंदाज में बताया जाएगा। मैथमेटिक्स जो आपका मैथमेटिक्स 1 है, आपको पता होगा कि ये ग्रुप ए को भी पढ़ना और ग्रुप बी को भी पढ़ना है। अभी जो है ग्रुप बी वाले इसको पढ़ेंगे क्योंकि एसबीटी के अकॉर्डिंग अभी यही दिया गया है उनको। तो सबसे पहले बात हम ये करना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग साइंस में क्यों पढ़े, इसका रोल क्या है। समझ में आ रही बात? क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे का रीजन क्यों करें ये जरूर फाइंड करते हैं। तो क्या हम इसमें फाइंड नहीं करेंगे? आप लोग तो यही करते आए हो। आप लोग ये क्या हो, आए पढ़ लिए, एग्जाम दे लिए, चले गए और मालूम ही नहीं चला कि इस सेक्शन का क्या मतलब था। हम पढ़ के तो निकल गए। यही वजह है कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पाता है। पैदा कब होता है इंटरेस्ट? क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बनने के बाद छोड़ दिए उसको, चलिए कहानी खत्म। नहीं, अगर ये हम बात को समझ लिए बारीकी से तो उसका जगह जगह पे जहां यूज एक्चुअल करना चाहिए, जिस तरह से करना चाहिए, आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं समझे तो नहीं हो पाएगा। जैसे कि अब मैथमेटिक्स 1 में हम सिलेबस पे पढ़ रहे हैं और सिलेबस में हमारा कितना दिया है, तो यही हमारा 3 दिया है इसमें मैथमेटिक्स 1 में। और मैथमेटिक्स 2 भी है आपका, जो कि मैथमेटिक्स 2 आप लोग पढ़ करके आए हो ग्रुप बी वाले। लेकिन ग्रुप ए वाले अभी वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी आपका अपडेट हो वो पल पल की अपडेट आपको मिलते रहे। जब भी कोई सेकेंड सेमेस्टर का या फिर अदर आपका इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो हो तो आप हमसे जुड़े रहें और आपके पास पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, जो न्यू है वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो चलिए अब सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सिलेबस में पहला बनाया है ट्रिगोनोमेट्री। क्या बनाया है? ट्रिगोनोमेट्री। ये होता क्या है सर? ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? ये देखिए 3 वर्ड से मिलके बना है एक छोटा छोटा वर्ड। क्या बना है? ट्राइगोनिया प्लस मेट्री। क्या बना है? ट्राइगोनिया प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है जी? 3। गोनिया का मतलब क्या होता है? एंगल। और मेट्री इसका मतलब होता है मेजरमेंट। देखिएगा, ट्राइगोनिया मेट्री ये इसी से मिल के बना है ट्रिगोनोमेट्री। मतलब कि 3 एंगल का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। और 3 एंगल कहाँ होता है जी? तो आपका ये होता है ट्रायंगल में। तो इसमें जो है हम लोग ट्रायंगल के एंगल के मेजरमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से एंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो देखिएगा, ये जो एंगल का मेजरमेंट है, तो हम ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट हम सिर्फ देखेंगे क्या? नहीं। इंजीनियरिंग फील्ड में ट्रायंगल से क्या मतलब है? ट्रायंगल से ये मतलब है इंजीनियरिंग फील्ड में कि सिविल वाले ध्यान से देखेंगे इसे। जो भी ब्रिज बनता है तो ब्रिज का स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कितना एंगल पे उसको हम जैसे पुल पे इस तरह से जो हम बनाते हैं, इस तरह से ये जो यहाँ पे नट जो फिट करते हैं, तो कितना एंगल पे इसको रखेंगे ताकि ये स्टेबिलिटी इसका बराबर बना हुआ रहे। कितना एंगल पे ये जो पुल पे जो रस्सी बंधा हुआ रहता है, कितना कितना डिस्टेंस पे कितना कितना एंगल पे लेना चाहिए
जिससे इसका स्टेबिलिटी बना रहे, वहां क्या करना पड़ेगा, एंगल को फाइंड करना पड़ेगा। एंगल का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। सिविल वाले एक बात और ध्यान देंगे, तरह तरह का बिल्डिंग्स बनते हैं, तो बिल्डिंग्स में तरह तरह का उसमें बना हुआ रहता है डिजाइन। वो डिजाइन जो बना हुआ रहता है उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री का अहम रोल है। क्या आपको पता है ये बात? तो उसमें भी आपका इसी एंगल के बेसिस पे उसका स्टेबिलिटी हम लोग देते हैं, तभी हम लोग तरह तरह का हम लोग डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। अगर वो एंगल का नॉलेज हमें नहीं है, अगर हम नहीं यूज कर पाते हैं तो आप तो बना तो लीजिएगा उसमें, लेकिन वो जो आपका रहेगा डिजाइन, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगा, ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रहेगा और कुछ समय के बाद वो टूट जाएगा, बहुत कम टाइम के बाद वो टूट जाएगा। तो क्या सिविल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना तो जरूरी है भाई? नहीं, तो इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे। और ग्रुप बी में एक ब्रांच और आता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी ये बात सुन लेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ये दोनों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स तो बिल्कुल ऐसे है कि सब कुछ इमेजिन में चलता है कि ऐसा हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। प्रैक्टिकल बिहार में है कहां भाई? प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। तो जितने भी कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, कैलकुलेशन में हमारा जो भी सिग्नल जो होता है, जो पास करता है, वो हमारा होता है साइनोसॉइडल फॉर्म में। और साइनोसॉइडल फॉर्म में जो ग्राफ देखते हैं वो साइन का देखते हैं। कहां से रिलेट कर रहा है सर? तो ये आपका जो रिलेट कर रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट कर रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना तो पड़ेगा। कोसाइन का उसमें यूज आएगा। फेजर डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग, तो वो सब क्या है, वो आगे की बात है, अभी समझ में नहीं आएगी। वो सारा में ट्रिग्नोमेट्री का एंगल का बहुत ज्यादा अहम रोल है। समझ में आ रही बात? तो ये तो मैंने कर दिया बात ट्रिग्नोमेट्री की। वैसे ही सारे जगह पे मैकेनिकल वाले भी ध्यान से सुने, आप लोग के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का उतना ही अहम रोल है। ठीक है, दूसरी बात पर, दूसरी पहलू पे मैं बात करता हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, दो तरह का हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं। एक होता है सिस्टम मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मदद से किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम लोग बताते हैं। अगर यही कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग किसी भी शत्रु का, किसी भी एनिमी का हम लोग लोकेशन फाइंड करना हो, और मेरा कुछ इस तरह से हमारा बना हो और उसमें लोकेशन फाइंड करना हो, अगर वहां पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर अप्लाई होता है तो क्या वहां पर हम इसका लोकेशन इस तरह से नहीं बता सकते? लेकिन अभी जनरल केस में जो हमारा यूज हो रहा है वो मेरा हो रहा है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोकेशन इस तरह से बताते हैं कि आपका एक थीटा पता होना चाहिए और कितना डिस्टेंस पे ये हमारा एनिमी, हमारा हवाई जहाज हमारा कहां पे लाई कर रहा है, उसके लोकेशन को फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इंजीनियरिंग साइंस में इसे रखा गया और पढ़ने के लिए दिया गया। उतना ही नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे जैसे हम लोग इसके डेप्थ में बढ़ेंगे तो टॉपिक के महत्व को समझाया जाएगा कि ये टॉपिक है क्या, टॉपिक क्यों पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग साइंस में इसका क्या रोल है। तो अभी फिलहाल सिलेबस पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, मेन समझ लेना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, कहां पे इंजीनियरिंग साइंस में इसका अप्लाई हम लोग करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है अलजेब्रा। अलजेब्रा कुछ नहीं है भाई, अलजेब्रा जो होता है, ये अलजेब्रा में खाली हम लोग कैलकुलेशन पे बात करते हैं। ये जितना भी कैलकुलेशन का फाउंडेशन, जितना भी रूल्स वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं, वो सारा रूल्स जो है सब अलजेब्रा के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो कहीं भी आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो, सिविल ब्रांच हो, जहां भी कैलकुलेशन की बात आएगी मैथमेटिक्स वहां तैयार रहेगा। जहां भी कैलकुलेशन की बात आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड बात आएगी, तो वहां क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा मैथमेटिक्स के अंदर का पार्ट है, तो ये सारा का उसमें हम लोग यूज करेंगे। तो पढ़ा रहेगा तभी तो। फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर जो आपका बनाया है, इसमें एक ऐसा हमारा बेस ये है, ये सिलेबस एक ऐसा बेसिक है, एक ऐसा फंडामेंटल है जो कि थर्ड सेमेस्टर से जो हमारा ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है, थर्ड सेमेस्टर से
वो मोस्टली आपका जितना भी टॉपिक अभी पढ़ाया जा रहा है इसका वहां एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? वहां पे क्या देखने को मिलेगा? एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो हम जब अच्छे ढंग से इसे पढ़ लेंगे तभी तो अप्लाई कर पाएंगे, वरना टीचर को फिर से मदद करना पड़ेगा, फिर से हेल्प करना पड़ेगा कि बाबू ये जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, ये चीज पढ़े थे और ये चीज आपने पढ़ा था, इसका यूज यहाँ पे आ रहा है। तो डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लिखा के चल जाएगा। तो इस सेमेस्टर को मिस नहीं करेंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। इस सेमेस्टर को अच्छे से बिल्कुल कवर करना है। और यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे द पॉलिटेक्निक क्लासेस पे जितने भी आपका सिलेबस आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बारी बारी से अदर पेपर का भी, लेकिन अभी मैथमेटिक्स का मैं बात कर रहा हूं क्योंकि ये आपका हमेशा से द पॉलिटेक्निक क्लासेस हेल्प के लिए खड़ा रहती है और आगे रहेगी भी। तो इसीलिए करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो डलती है या वीडियो लाइव चलती है उससे जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इसमें अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है उसके पर बात करते हैं। उसके बाद ये दोनों आपका है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसका मोटा मोटी समझ में आ गया। अब देखिएगा अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर में भी कॉम्प्लेक्स होता है जी बिल्कुल, नंबर में भी कॉम्प्लेक्स होता है। ये नंबर का जनरेशन तब हुआ जब हमारे पास रियल नंबर तो था ही, साथ में हमारा निगेटिव नंबर आ गया। जैसे कि अगर अंडर रूट का बात करें, 4 का तो हम इजिली अंडर रूट हम निकाल लेते हैं। अगर कोई कहे -4 का अंडर रूट निकालिए, तब क्या करेंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, 2 को बाहर कर देंगे और अंडर रूट में क्या लिखेंगे? -1। क्या इसका एग्जैक्ट निकला? नहीं। इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए हमारे पास तैयार रहता है कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका वैल्यू -1 का जो होता है वो I² डिफाइन कर दिया गया। क्या? I² का वैल्यू -1। तो -1 के केस में जब -4 का निकालेंगे तो 2i निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? जब 9 का -9 का निकालना होगा तो 3i हो जाएगा। तो ये नंबर कहीं न कहीं 2 नंबर के मिक्सिंग से बना है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक नंबर तो आपका हो गया रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। ये दोनों के मिक्सिंग से जो नंबर बनता है उस नंबर को क्या कहते हैं? उस नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी का स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा आता है? पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो? ये क्या है? जो p/q के रूप में लिखा हो रैशनल नंबर है, लेकिन अगर फ्रैक्शन का बात करें तो ये फ्रैक्शन भी है। 1/2, 1 का आधा, ये क्या है? फ्रैक्शन। 1/3, ये क्या है? 1 का तीसरा हिस्सा। 3rd पार्ट ऑफ 1, ये क्या है? फ्रैक्शन है। अगर लिख दे 5/4, 5/6, 6 हमारा टोटल भाग है और टोटल में से कैमा भाग है? 5वां भाग। ये क्या है? फ्रैक्शन। मतलब कि टोटल में से थोड़ा थोड़ा कटिंग, ये क्या है? फ्रैक्शन। लेकिन एक ऐसा हमारा कैलकुलेशन में आता है जिसमें हम फ्रैक्शन जो है एग्जैक्टली उसका नहीं बता पाते हैं, अलजेब्रिक के फॉर्म में रहता है। वहां से पार्शियली हम लोग डिवाइड करते हैं। पार्शियली एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग डिवाइड फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। जिस फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके बारे में हम लोग स्टडीज में करने वाले हैं। देखिएगा, समझ में आ रही है ना? ओके, देखिएगा। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। जैसे हम लिख दे x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 2x + 4। यहां पे हम आप लिख ले, ये इस तरह का जो फ्रैक्शन होता है, जिसका एग्जैक्ट अगर फ्रैक्शन करने के लिए बोला जाए तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये अगर कहें तो x + 2 का होल स्क्वायर है तो बात सही है। अगर इसको 5 कर दे फिर होगा? नहीं होगा।
तब इस तरह का फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म से ही हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरह का स्टडी हम लोग क्या कहेंगे, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन के टॉपिक में हम लोग करेंगे। इसके बाद आता है मेरा परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या है? परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमोटेशन अरेंजमेंट का बात करेगा और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन का बात करेगा। जैसे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे ना कि हमारे पास 5 गेंद है, 5 गेंद में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो वहां पर डायरेक्टली हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहां पर उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और किसके मदद से? परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के मदद से। अब इसका इंजीनियरिंग फील्ड में क्या रोल है इसका नहीं बताया सर। इसका बस समझ लीजिए कि ये कैलकुलेशन के पर्पज से आपका दिया है। ये जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रिकल वाले हैं, तो उनमें आगे जाकर के आपका 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का पढ़ना है सिग्नल सिस्टम। उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का अहम रोल है, क्योंकि कैलकुलेशन जहां फंसता है, जहां कैलकुलेटिव पोर्शन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वहां से अगर उसको पार्शियली ब्रेक करके अगर हम छोटे छोटे फॉर्म में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाता है और वहां से हम लोग इसका रिजल्ट इजीली निकालते हैं। तो ये कैलकुलेशन के पर्पज से है। लेकिन ये जो है परमोटेशन कॉम्बिनेशन, जहां भी आप कंपनी में चले जाए, आप मैनेजमेंट का बात करें, तो कितना स्पेस में कौन कौन सी मशीन हम रख सकते हैं, कितना स्क्वायर फीट का मशीन है और टोटल कितना हमारा स्क्वायर फीट का एरिया है, कौन कौन सा मशीन रख सकते हैं। तो ये सबका जो भी रहता है तो वो आइडिया कहां से लगा सकते हैं? तो आपका इस टॉपिक से, परमोटेशन कॉम्बिनेशन के टॉपिक से ही हम आइडिया लगा सकते हैं। ये जानेंगे तभी आप कुछ कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बायनोमियल थ्योरम में। ये भी आपका कैलकुलेशन के पर्पज से ही बनाया गया बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, टॉपिक में आएंगे तो बताएंगे। और आपका नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, जहां 2D अरेंजमेंट के 2D जैसे कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट हो रहा था, तो लीनियरली कहां तक जाएंगे? तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का अगर एक इस तरह से अरेंजमेंट दे दिया जाए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के फॉर्म में, तो वहां से जो हमारा बनता है वो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट वहां से जन्म लेता है। तो उस टॉपिक में हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे। और इसके मदद से खास बात यह भी है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब मोर देन 3 इक्वेशन दिया रहे, जैसे 1-2 इक्वेशन दिया रहे तब तो आप सोल्व करके निकाल लीजिएगा। 3 दिया रहे, बहुत हद तक प्रयास करोगे, बनेगा भी और निकाल भी लोगे। लेकिन जैसे ही ये इक्वेशन आपका 5, 6, 7, 8 ये इस तरह से अगर दिया रहे, उसका सोल्व कैसे करेंगे? तो उसका सोल्व हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट के मदद से। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। ये इतना सेक्शन हमारा अलजेब्रा में पढ़ना था। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इतना ही इसमें पढ़ेंगे। क्या 2D भी पढ़ेंगे और 2D ही मोस्टली पढ़ना है। कोऑर्डिनेट जहां दे दिया जाए 2D ज्योमेट्री समझ लेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां दे देगा 3D ज्योमेट्री, वहां समझेंगे कि वहां 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और अभी हम बताया क्या? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, को मतलब कॉमन, ऑर्डिनेट जिसमें कॉमन हमारा दोनों के मदद से जो हम फाइंड करते हैं, दोनों के हेल्प से जो हम एनालिसिस करते हैं, वो उस तरह का ज्योमेट्री जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, तरह तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा आपको हम बता देते हैं, इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे y = mx + c। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आगे जाके स्लोप फॉर्म में भी y1 y2 के x1 x2 के फॉर्म में भी इसका ब्रेक करता है, तो वो एक अलग स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसी तरह से 3-4 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो बिल्कुल मजेदार है और बहुत अच्छे ढंग से इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद आपका स्ट्रेट लाइन के साथ साथ आपका सर्कल पढ़ना है, कोनिक सेक्शन पढ़ना है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, ये सारा का इक्वेशन। फिर उसके बाद आपका एक स्ट्रेट लाइन को अगर 2 टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए, एक ऐसा पॉइंट निकाले जो
उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वहां से हमारा जनरेट होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो वो सारे बातों को हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां सिलेबस हिंदी में था और यहाँ इंग्लिश में दिया है, तो हम है ना हिंदी में उसको कन्वर्ट करके पढ़ाएंगे। हिंदी और इंग्लिश का हाइब्रिड फॉर्म यहाँ मिलेगा, जहां से आप लोग को इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सेक्शन था। इसके बाद हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कितना हमारा सिस्टम है जिसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग ग्रेड सिस्टम पढ़ेंगे, हमारा ग्रेड सिस्टम, डिग्री सिस्टम, रेडियन सिस्टम, एक दूसरे से हम बीच में कन्वर्जन पढ़ेंगे, किस तरह से हम उसको उसके बीच में कन्वर्जन करते हैं। जैसे कि आपका यूनिट एंड मेजरमेंट जो रहता है उसमें करते हो ना, आपका सिस्टम जो रहता है एमकेएस सिस्टम, एफएस सिस्टम और आपका फिर सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम, तो एक दूसरे के बीच में कन्वर्जन करते हो। उसी तरह से इसमें भी ग्रेड से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में किस तरह से कन्वर्जन होता है, ये सारे कन्वर्जन पे हम बात बिल्कुल करेंगे और एक अच्छे वे में बहुत मजे के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल का मेजरमेंट का बात हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि जितना भी आप 10th में पढ़े हैं सारा का बेसिक यहाँ दिया है, सारा पढ़ना है, लेकिन सिर्फ उतना में ही उलझ के नहीं रह जाना है। उसके साथ में क्या करना है, उसके साथ में आपको उस पर बेस्ड तरह तरह का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जरूरी है, मैथमेटिक्स ऐसा सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका एक्चुअल मीनिंग अगर पूछा जाए तो बहुत कम टीचर बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो क्या है ये? रेशियो पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया, अब एक और एक्स्ट्रा आ गया, क्या है ये? तो एक एक बातों को हम, एक एक पहलू को हम समझेंगे और इसके मदद से एंगल के बारे में भी समझेंगे कि कैसे कैसे एंगल में किस तरह से वेरिएशन होता है। इसमें फिर हमारा फॉर्मूला जो आता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला जो आप अभी तक पढ़ चुके हो वो सारा पढ़ेंगे। उसके साथ में क्वाड्रेंट पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट कितना तरह का होता है और कौन कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ये सारे पहलू पे हम बात करेंगे, बिल्कुल बिंदास। तो यही कुछ हमारा था। और इसमें आगे जाकर के आपका, जैसे हम लोग पढ़ते थे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या लिखते थे, कॉस थीटा। तो इसका यहां पर जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साइन, देखिएगा साइन ए प्लस बी, ये हमारा समेशन एंगल के बीच में सम है और इस फॉर्मूला की मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे ये कॉस थीटा हुआ। तो इसका फॉर्मूला पर बात करेंगे। इसके फॉर्मूला में आगे जाकर के बन जाएगा साइन 2a, मतलब a और b दोनों इक्वल है, साइन 2a। तो इसका एक अलग फॉर्मूला आता है, लेकिन ये टीचर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे, में उन टीचर्स का बात मैं नहीं कर रहा हूं जो कि इसको स्टैटिकली और सही वे में समझाते हैं। मैं उन टीचर्स का बात कर रहा हूं, बहुत सारे क्या करते हैं कि दोनों का ये जो आपका है, जैसे 2a लिख दिए तो इसका फॉर्मूला लिखा करके, चूंकि विदाउट प्रूफ है, इसमें प्रूफ नहीं समझना है। लेकिन यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो कि नहीं सर हमें सीखना है, तो मैं बिल्कुल सिखाने के लिए तैयार हूं और मैं सिखाऊंगा भी। तो यहां पर आपका साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये कैसे आया? और एक दो नहीं, आपके ये जो आपका ये कॉस थीटा हुआ वो इस फॉर्मूला के मदद से भी इसको प्रूफ किया जाएगा। बिल्कुल एक नए अंदाज में, एक बहुत मजेदार तरीका से पढ़ेंगे। आप एक बार जुड़ करके तो देखो। और इसका क्लास मैथमेटिक्स का आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप लोग विलंब न करें। और यदि हमसे पढ़ना चाहते हैं तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करें।